जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक। आज के वीडियो में हम एक स्पेशल म्यूचुअल फंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये स्पेशल क्यों है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आपने म्यूचुअल फंड बेसिक्स की सीरीज नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए। उसमें हमने ये डिस्कशन किया था कि कैसे हम एक बेस्ट म्यूचुअल फंड अपने लिए चुन सकते हैं। तो ऊपर लिंक दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है, तो ज़रूर देखिए। आइए कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक स्पेशल 4-in-1 म्यूचुअल फंड है जो मुझे पसंद आया और मैंने इसे देखा था, मुझे ये अच्छा लगा। तो इसमें जो 4 खूबियां हैं वो सबसे पहली है, ये एक वैल्यू फंड है। वैल्यू फंड क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसके अलावा ये एक फोकस्ड फंड भी है। फोकस्ड फंड इसलिए है क्योंकि इसमें 26 स्टॉक्स हैं सिर्फ। अब देखिए, जब भी हमने फोकस्ड फंड के वीडियो में ये जाना था कि फोकस्ड फंड बाय नेचर थोड़े से रिस्की होते हैं क्योंकि इनमें नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी कम होते हैं। और वैल्यू फंड जो होते हैं, ये हमने वैल्यू फंड के वीडियो में जाना था कि वैल्यू फंड जो होते हैं वो थोड़े से कम रिस्की होते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो सारे स्टॉक्स एक अच्छे वैल्यूएशन पे चल रहे होते हैं, तो उनका डाउनसाइड रिस्क काफ़ी लिमिटेड होता है। इसलिए वैल्यू फंड कम रिस्की होते हैं और फोकस्ड फंड ज़्यादा रिस्की होते हैं, ऐसा हमने जाना था। तो अगर हमें कोई ऐसा फोकस्ड फंड मिल जाए जो कि वैल्यू फंड भी हो, जो कि वैल्यू स्ट्रेटजी को फॉलो करता हो, तो ये फोकस्ड फंड की रिस्क को एक हद तक मैनेज कर देता है। इसलिए मुझे ये फंड पसंद आया कि ये एक वैल्यू फंड भी है और एक फोकस्ड फंड भी है। उसके अलावा ये एक मल्टी कैप फंड है, तो इसमें फंड मैनेजर अपनी मर्जी से अलोकेशन कर सकता है, तो ये भी एक इसकी खूबी है। और उसके अलावा ये एक ग्लोबली डाइवर्सिफाइड फंड भी है, मतलब ये अपने टोटल पोर्टफोलियो का 30 से 35% फॉरेन इक्विटीज में लगाता है। फॉरेन इक्विटीज में लगाता है मतलब 30 से 35% स्टॉक्स ये फॉरेन स्टॉक्स खरीदता है, स्पेसिफिकली यूएस स्टॉक्स ये खरीदता है 30 से 35%। बचे हुए 65% ये इंडियन मार्केट में ही निवेश करते हैं। अब ग्लोबली डाइवर्सिफाइड फंड की एक और अच्छी बात होती है, वो ये कि अगर डॉलर मजबूत होता है तो उसका फायदा भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। देखिए, हम तो एज एन इंडियन क्या चाहेंगे कि रुपया मजबूत हो, लेकिन अगर डॉलर जैसा कि मजबूत होते आ रहा है कई सालों से, तो उसका फायदा भी ग्लोबली डाइवर्सिफाइड फंड में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आज डॉलर की कीमत 70 रुपये है, तो आज आपने अगर इस फंड में निवेश किया और अगर कुछ समय बाद डॉलर की कीमत बढ़कर 72 रुपीज़ हो गई और उस समय अगर आप अपना निवेश बेचते हैं तो डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से भी वहां पर जो फायदा मिला वो भी आपको ग्लोबली डाइवर्सिफाइड फंड में देखने को मिल जाएगा। तो ये 4 फंड है। फंड का ये एक फंड है जिसमें ये 4 खूबियां हैं, इसलिए इसे मैंने 4-in-1 म्यूचुअल फंड कहा है। अब इसके अलावा इस फंड का नाम क्या है आगे आने वाली स्लाइड में हम देखने वाले हैं। ये यहाँ पर इस फंड का परफॉर्मेंस है। पिछले 5 साल का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो एनुअलाइज्ड रिटर्न इस फंड ने लगभग 14% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। वहीं पर अगर हम SIP रिटर्न की बात करें तो अगर आप 9 सितंबर 2020 तक इस फंड में पिछले 5 सालों से SIP कर रहे होते तो 14.38% का एनुअलाइज्ड रिटर्न इस फंड ने दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। आइए फंड की कुछ और डिटेल्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले लॉन्च डेट इस फंड की थी 28 मई 2013, तो बहुत ज़्यादा पुराना फंड नहीं है, लगभग 7 साल कंप्लीट हुए हैं इस फंड को। तो 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप यहाँ पर नहीं देख सकते क्योंकि फंड को 10 साल कंप्लीट ही नहीं हुए हैं। AUM देखें तो 4014 करोड़, ना तो बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा। ऐसे AUMs मुझे पसंद भी है, तो ये भी एक अच्छा निशानी है। उसके अलावा पोर्टफोलियो का पी, चूंकि एक वैल्यू फंड है तो पी भी काफ़ी कम रखा गया है, सिर्फ 20 का पी है, तो आपके निवेश में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ली गई है। इसके अलावा प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब PV रेशो भी सिर्फ 2.64 का है, जो कि कंपेरेटिवली दूसरे फंड्स अगर आप देखेंगे तो उसके कंपेरिजन में कम है। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि उतनी ज़्यादा रिस्क नहीं ली गई है फंड द्वारा। उसके अलावा एक्सपेंस रेशो 1.07% का एक्सपेंस रेशो है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी कि सिर्फ 4% के आसपास का टर्नओवर रेशो है। अब चूंकि एक वैल्यू फंड है तो टर्नओवर रेशो ज़्यादा होगा,
तो बुरी बात होगी। मतलब वो वैल्यू फंड अगर कोई है और टर्नओवर रेशो ज्यादा है, मतलब उसका ये मतलब होता है कि असल में वैल्यू स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहा है फंड हाउस। तो इसके लिए अगर आप इसका फंड रेशो, इसका टर्नओवर रेशो देखेंगे इस फंड का, तो सिर्फ 4% के आसपास, स्पेसिफिकली 4.17% है, जो कि एक अच्छी बात है। एग्जिट लोड देखें तो ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा कि अगर आप 1 साल के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो 2% पैसा काटा जाएगा। ज्यादातर स्कीम सी में ये 1% होता है। और वहीं अगर आप 730 यानी कि 2 साल के अंदर भी अपना पैसा निकालते हैं तो 1% पैसा फंड हाउस आपसे ले लेगा। और उसके बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो कोई पैसा चार्ज नहीं लेगा। तो बेसिकली यहाँ पर फंड हाउस आपको एनकरेज कर रहा है, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आप लंबे समय के लिए निवेश कीजिए। लेकिन फिर भी एग्जिट लोड एक थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगा इस फंड का। फंड मैनेजर इस एक फंड को 3 लोग मैनेज कर रहे हैं, मिस्टर राजीव ठक्कर, मिस्टर राज मेहता और मिस्टर रौनक ओंकार। इनके बारे में आप और डिटेल में नेट पर सर्च करके पढ़िए तो आपको और पता चलेगा कि इनका एक्सपीरियंस क्या है। ये 3 फंड मैनेजर के क्या क्या रोल हैं इस फंड हाउस में। अगर मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊं तो 3 इसलिए हैं क्योंकि तीनों के रोल अलग हैं। कोई इंडियन इक्विटीज को संभालता है, कोई फॉरेन इक्विटीज को संभालता है, इस तरीके से। क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि ये एक ग्लोबली डाइवर्सिफाइड फंड है, इसलिए यहाँ पर 3 फंड मैनेजर्स हैं। तो इनकी डिटेल्स भी आप जरूर पढ़िए। अब यहाँ पर है फंड का नेम। फंड का नेम है पराग पारीख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। तो यहाँ पर मैं आपको कोई सीधा सीधा रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि जाइए और इस फंड में निवेश कर लीजिए, ऐसा नहीं है। मुझे जब मैं फंड की रिसर्च, कुछ फंड्स को कंपेयर कर रहा था आपस में और फंड्स की रिसर्च कर रहा था, तो इस फंड का नाम मेरे सामने आया और ये फंड मुझे अच्छा लगा, इसलिए इस फंड को मैं आपके सामने लेकर आया। लेकिन अपना निवेश करने से पहले हमेशा अच्छी तरीके से अपनी पर्सनल रिसर्च कीजिए, ताकि आपको आपकी निवेश की जो जर्नी है उसमें कभी भी डाउट ना रहे कि कहीं मैंने गलत जगह निवेश तो नहीं कर दिया। इसलिए अच्छे से रिसर्च कीजिए, फिर अगर आप कन्विंस्ड हैं तो फिर आप निवेश कर सकते हैं। आपका अपना डिसीजन लीजिए और अच्छे से एक तगड़ी रिसर्च कीजिए। और उस रिसर्च में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं और मेरी टीम उसमें जरूर आपकी हेल्प करेंगे। वहीं पर अगर टॉप 10 होल्डिंग हम इस फंड की देखें तो अमेजन, क्योंकि यूएस इक्विटीज में भी इसका पैसा लगा हुआ है, फॉरेन इक्विटी अमेजन, अल्फाबेट आईएनसी मतलब गूगल, और यहाँ पर फेसबुक और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, इस तरीके से फॉरेन इक्विटीज भी हैं। उसके अलावा आईटीसी है, इंडियन कंपनी, इस तरीके से टॉप 10 होल्डिंग्स यहाँ पर दिखाई गई है। अब यहाँ पर 4 पॉइंट्स है जो मुझे इस फंड के बारे में पसंद आए। सबसे पहले दे इन्वेस्ट इन देयर ओन स्कीम्स। तो अगर आप इस फंड की वेबसाइट विजिट करेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि वहां पर उन्होंने ये मेंशन कर रखा है कि उनके खुद के फंड हाउस के जो एम्प्लॉयज हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं और जो डायरेक्टर्स हैं फंड हाउस के, उन्होंने इस फंड की स्कीम में निवेश किया भी है या नहीं। तो इसमें आप पाएंगे कि लगभग 157 करोड़ रुपीस, मतलब टोटल एयूएम इस फंड का है 4000 करोड़ के आसपास, उसमें से 157 करोड़ तो इस फंड के खुद के एम्प्लॉयज का है। तो ये एक अच्छा साइन है कि अपनी खुद की स्कीम्स में उन्हें भरोसा है। उसके अलावा इस फंड के पास सिर्फ 3 फंड्स हैं, इस फंड हाउस के पास सिर्फ 3 फंड्स है, ये भी मुझे अच्छी बात लगी। और उसमें भी सबसे ज्यादा वेटेज इस पराग पारीख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का ही है। उसके अलावा एक ईएलएसएस फंड है और एक लिक्विड फंड है। तो ईएलएसएस फंड भी इस फंड जैसा ही है, बस एक ही डिफरेंस है कि उसमें फॉरेन इक्विटी में निवेश नहीं किया गया है। बाकी पोर्टफोलियो अगर आप मैच करेंगे तो ईएलएसएस फंड इस फंड के जैसा ही है पूरा। तो आप कह सकते हैं कि इस फंड हाउस का पूरा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादातर सिर्फ इस एक फंड पर ही है, ये भी एक अच्छी बात है। और फंड हाउस बहुत ट्रांसपेरेंट है। कैसे? तो हर महीने ये फंड हाउस अपनी फैक्ट शीट में मेंशन करता है कि उसने कौन सा स्टॉक लिया, कौन सा स्टॉक बेचा और क्यों ऐसा किया। ये सारी चीजें एक बेसिक डिटेल वो बता देते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट में क्या फॉलो कर रहे हैं, वो हर महीने की आपको फैक्ट शीट में मिल जाएगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। उसके अलावा 4-in-1 अप्रोच है, वो तो अच्छी बात है ही। उसके अलावा 2 चीज़ें ऐसी भी है जो मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। पहली चीज़ तो एग्जिट लोड, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा कि अगर किसी को किसी इमरजेंसी में पैसा रिडीम करना हो तो वो 2% एग्जिट लोड लगेगा 1 साल के अंदर। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा है बाकी म्यूचुअल फंड्स के कंपेरिजन में। और इसके अलावा एक चीज ये कि कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनी बेंचमार्क। तो देखिए, चूंकि इस फंड का 30 से 35% हिस्सा यूएस इक्विटी में लगा हुआ है, तो आप किसी दूसरे फंड के साथ या किसी बेंचमार्क के साथ इस फंड का कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आप निफ्टी 50 के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो निफ्टी 50 में सारी इंडियन स्टॉक मार्केट की कंपनीज हैं, लेकिन इस फंड का तो 35% एक बड़ा हिस्सा यूएस इक्विटी में भी है। तो
यूएस इक्विटी और इंडियन इक्विटी का मिला जुला परफॉर्मेंस ये फंड दिखाता है, तो आप किसी इंडियन बेंचमार्क से या किसी यूएस बेंचमार्क से इसका कंपेयर नहीं कर सकते। ये भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इस फंड को कंपेयर कैसे किया जाए, ये भी एक थोड़ी सी सोचने वाली बात है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।